हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जीके पेपर फर्स्ट, इसमें 12 टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी 13, 14, 15 ये 3 दिन, 13 मार्च से और 15 मार्च 3 दिन के लिए अभी 30% का डिस्काउंट रखा है। जो रेगुलर प्राइस है उससे 30% कम में अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो भी आपको लिंक शेयर कर देंगे टेस्ट सीरीज का, या वेबसाइट है myupsc.in, इस पे विजिट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। जहां कमेंट करते हैं आप, वहां पे ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा आपको लिंक, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए 30% का डिस्काउंट है आपके सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज दोनों पेपर्स के लिए। लेट्स बिगिन। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, ये सब। और जो यहाँ पे तो देखिए पूरे 50 क्वेश्चन नहीं मिलते आपके एग्जाम में। जो पेपर आएगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जीके पेपर में, और सभी टेस्ट में हम भी आपको 50 क्वेश्चन ही पूरे सिलेबस बेस प्रोवाइड करवाते हैं। और सेपरेट टेस्ट भी मिलते हैं आपको इसमें, जैसे हिस्ट्री का अलग टेस्ट हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या जो भी आपके सिलेबस में यूनिट है उनके सेपरेट 4-5 टेस्ट वो भी करवाए जाएंगे। और जैसे ही 1 महीना बाकी रहेगा आपके एग्जाम में, फिर आपको रिवीजन नोट्स और रिवीजन टेस्ट करवाए जाएंगे। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, ये अभी चर्चा में क्यों है? वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग एमपी के सभी एग्जाम में, लेकिन अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो भेड़िए हैं इनको रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। जो भेड़िए हैं उनको रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा, जिससे भेड़िए हैं उनके आवास, खान पान और व्यवहार पे रिसर्च करने में मदद मिल सके कि ये जो भेड़िए हैं इनका क्या खान पान, आवास, व्यवहार, किस तरीके की इनकी एक्टिविटीज है। और इसके लिए अलग अलग जो ग्रुप में है इन जो भेड़िए, उनकी रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। और ये एनटीसीए से इसकी परमिशन ली जा रही है। और इसका 2 साल का कोर्स भी होगा। और वो कोर्स कहाँ होगा? जो मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान है, इसमें 2 साल का इसका कोर्स अध्ययन का 2 वर्षीय अध्ययन शुरू किया जाएगा। अब ये किस जगह पे किया जाएगा? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें ये रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। कहां पे? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में। हमसे पूछा है मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है, तो ये जबलपुर में है। इसको आप स्टैटिक या करंट जैसे भी माने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी इनमें से किस पुराण में मिलती है? देखिए, मत्स्य पुराण है, ये सबसे प्रथम रचित पुराण है। सबसे प्रथम रचित पुराण मत्स्य पुराण है। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में किसके बारे में जानकारी है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश और जो मेघनाथ की तपोस्थली है धार, उसका वर्णन है। तो हमसे पूछा जाए कि किस पुराण में मौर्य वंश तथा मेघनाथ की जो तपोस्थली है धार, उसका वर्णन मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में क्या मिलता है? वायु पुराण में गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी है, गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है इससे हमें। सौंधनी अभिलेख किस जिले से संबंधित है? सौंधनी अभिलेख ये किस जिले में है? ये अभिलेख सौंधनी अभिलेख में हूणों पर विजय और अन्य महान कार्यों का वर्णन इस स्थली पे मिलता है। यशोवर्धन ने स्थापित किया था ये अभिलेख, और जिसमें यशोवर्धन की हूणों पे विजय और यशोवर्धन के जो महान कार्य थे उनका वर्णन इस स्थल पे मिलता है। तो हमें ध्यान रखना है, सौंधनी अभिलेख ये किसने स्थापित किया था? यशोवर्धन ने। और इसके में किसका जिक्र मिलता है? जो यशोवर्धन ने हूणों पे विजय प्राप्त की थी उसका। इस अभिलेख की रचना किसने की? इस अभिलेख की रचना की थी वासुल कवि ने। वासुल कवि ने इस अभिलेख की रचना की थी। अब ये कहां पे है?
ये मंदसौर में है। देखिए, जिन्होंने शुरू में स्किप कर दिया वीडियो को और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कुछ लोग, फिर वो बाद में कमेंट में पूछते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो अभी 13, 14 और 15 मार्च 3 दिन के लिए, 13 से और 15 मार्च 3 दिन के लिए टेस्ट सीरीज में 30% का ऑफ रखा गया है। जो रेगुलर प्राइस है उससे 30% कम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, और वैसे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? अभी रिसेंटली कौन से राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ये रिसेंटली मार्च में ही इसको घोषित किया है 58वां बाघ अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया है। कहां पे है ये? शिवपुरी जिले में है ये राष्ट्रीय उद्यान। कहां? शिवपुरी में है ये। मध्य प्रदेश में टोटल कितने अब नेशनल पार्क हो चुके हैं? मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क हो चुके हैं, 12 राष्ट्रीय उद्यान। ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1959 में। अभी नेशनल पार्क कितने हैं? टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में 12 हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बालाघाट मंडला, सतपुड़ा नेशनल पार्क, होशंगाबाद, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना और छतरपुर। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ उमरिया, संजय नेशनल पार्क सीधी सिंगरौली, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में, पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में, माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा में, फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी में। इसके अलावा डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है धार में, कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। ये टोटल 12 नेशनल पार्क है। ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको ये भेज दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से किसका संबंध है इनमें से? सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र, इनके नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को उस टाइम पे जबलपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था। रानी दुर्गावती की समाधि पर एकत्रित होके इन्होंने यहाँ विशाल जनसभा का आयोजन किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सेठ गोविंददास, द्वारका प्रसाद और वीडी भार्गव, ये तीनों का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी। किस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जनजाति अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है? ट्राइब्स का अलग से यूनिट भी है सिलेबस में, और कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं करंट के या फिर जो पुराने हैं। किस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जनजाति अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है? देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने एक बार कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति घोषित किया था, और वो अधिनियम था आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871। उसके तहत कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति अपराधी के रूप में उसके कैटेगराइज किया गया था, वर्गीकरण किया था। बाद में जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद में जो आपराधिक जनजाति अधिनियम था 1871, इसको निरस्त कर दिया और उनको इससे विमुक्त कर दिया, जो इसमें ट्राइब्स थी। इसमें यह भी बताया था कि जो खानाबदोश जनजातियों को आदतन अपराधी माना गया था, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्याय के डिसीजन देखे हम, तो ये जो 1871 का था वो कई निर्णयों के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनके खिलाफ भी था। अब कई विशेषज्ञों का ये भी तर्क था कि जो आदेश निकाला वो 2006 के तहत जो अधिकार है उनका भी उल्लंघन को सुनिश्चित करता है। अब इस क्वेश्चन का हम देखें तो जनजातीय अधिकारों को संरक्षण इनमें से 1989 का अधिनियम है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 1989 का, इसके तहत
संरक्षण प्राप्त है। और भी अधिनियम है लेकिन ये इनमें से 1989। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कोई भी क्वेरी हो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047-48 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखती है। अभी रिसेंटली भारतीय उद्योग परिसंघ CII की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है 2047-48 तक कितने अमेरिकी डॉलर तक। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अभी की क्या है कैपेसिटी, कितनी अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की अभी प्रेजेंट में कितनी है। तो प्रेजेंट की अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं, जबकि बात करें तो वर्तमान में 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर मध्य प्रदेश की लगभग इसके बराबर है। वो एग्जैक्ट देखेंगे तो 164.8 है, लेकिन वो हो जाएगी जल्दी 165 तक। तो अप्रोक्स 165 बिलियन, एग्जैक्ट 164.8। अब इसने एक रिपोर्ट जारी की है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना एट 2047। ये इसका टाइटल है जो रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना एट 2047। ये इसका टाइटल है। जिस रिपोर्ट में आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण दिया गया है जिसमें कई नीतिगत हस्तक्षेप वगैरह उनकी पहचान की गई है। और इसमें 2047-48 तक मध्य प्रदेश भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अपना मौजूदा योगदान कितना है। अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है GDP में, 4.6% मध्य प्रदेश का ये कंट्रीब्यूशन है। अब ये कह रहा है कि 2047-48 तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इससे बढ़ के 6% हो जाएगा। और अगर इसकी हम एग्रीकल्चर की बात करें, पर वर्तमान में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 43% योगदान है, एग्रीकल्चर का कितना है 43% कंट्रीब्यूशन है। जबकि दीर्घकालीन विकास को बनाने के लिए यही जो विनिर्माण का हिस्सा है 2047 तक जो विनिर्माण की बात कर रहे हैं हम 7% से बढ़ के और लगभग 22% हो जाएगा और ये अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी 2.1 ट्रिलियन तक। दुबेला महल किस जिले में स्थित है? दुबेला महल है, इसको महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। दुबेला महल को महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं और ये छतरपुर जिले में है। छतरपुर झांसी जो राजमार्ग है उस पे है, एक पुराने महल में एक संग्रहालय है ये। कौन सा लोकगीत मालवा क्षेत्र का है? इनमें से कौन सा फोक सॉन्ग है जो मालवा रीजन से संबंधित है? संजा गीत, बरसाती वार्ता, ये दोनों ही मालवा रीजन के फोक सॉन्ग्स है। मालवा के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? संजा गीत, हीड गायन, भरतरी गायन, निर्गुणी गायन, बरसाती वार्ता, ये मालवा के कुछ प्रमुख फोक सॉन्ग है, लोकगीत है। निमाड़ की पूछा जाए आपसे, निमाड़ के फोक सॉन्ग लोकगीत कौन से हैं? तो कलगीतुर्रा है, गरबी गीत है, मसाण्या गीत है। बुंदेलखंड का पूछा जाता है तो आल्या गायन है, बैरियाटा गायन है, जगदेव का पुआरा है। बघेलखंड का पूछा जाता है तो विदेशिया है, बसदेवा है, बिरहा है। ये आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको सब हम डिटेल में सेंड कर देंगे जब इसका डिटेल सॉल्यूशन भेजेंगे आपको। मध्य प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा गलत कौन सा है। अब पहले तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कर मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र है, वैश्विक क्षमता केंद्र ये क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मध्य प्रदेश में ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोले जा रहे हैं। अब ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किस लिए खोले जा रहे हैं? जो GCC है ये है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा स्थापित किया जाता है जिसमें कोई भी विशेष स्थान पे किसी दूसरे देश में प्रतिभा या संसाधनों का लाभ उठाने के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब
कोई दूसरे देश का कहीं दूसरी जगह खोलता है, जैसे कोई अमेरिका से मध्य प्रदेश में आके, कोई जापान से, अभी जापान गए थे रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो जापान से आकर अगर ये यहाँ पे इसमें लाभ उठाता है प्रतिभा और संसाधनों का, तो वो है जीसीसी। अब इसमें गलत कौन सा है? मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये लिखा है पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति की शुरुआत की है। इसका कहना है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जीसीसी शुरू किया है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति शुरू की है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड नीति कार्यान्वयन, अब इसके लिए देखिए एक नया ही शुरू किया है इन्होंने, एक नई नोडल एजेंसी बनाई है। इसके लिए एक समर्पित नोडल एजेंसी बनाई है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। ये टियर 1 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला समर्पित ढांचा है, और ये नीति का ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस नीति का उद्देश्य 50 से अधिक जीसीसी को आकर्षित करना तथा लगभग 37,000 से अधिक डायरेक्ट जॉब, ये बात हो रही है डायरेक्ट जॉब की, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए जो जीसीसी है वो टियर 1 शहरों के लिए नहीं है, अब चीजें बदलती जा रही है। अब टियर 1 शहरों में इतनी वो नहीं रही है क्योंकि वहां पे बहुत कुछ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अब ज्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है ये टियर 2 सिटीज की तरह, तो ये टियर 1 के लिए नहीं है, ये टियर 2 शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये हमसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो नीति है ये कब लागू हुई, तो ये 2025 की नीति है, 2025। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इस तरीके की पॉलिसी। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा है? 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म। देखिए जो सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म है इसमें 3R क्या है? 3R होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इसमें 3R क्या है। रिड्यूस, इसके अलावा रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है कम करना, पुनः उपयोग, उसको पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रित करना, इस तरीके का है। अब ये कहाँ हुआ है आयोजन इसका? जयपुर में हुआ है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फॉर्म की मेजबानी की है जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, अभी रिसेंटली हुआ है। किस लोक चित्रकला में मुख्य दरवाजे के दोनों ओर विवाह के अवसर पर भित्ति चित्र बनाया जाता है? इसमें से कौन सी लोक कला है, कौन सी फोक पेंटिंग आर्ट है जिसमें वो एक पेंटिंग होती है वॉल पे दोनों साइड मेन डोर के, दोनों ओर विवाह के अवसर पर? अभी ये मूर्ति चित्रकला है। मूर्ति लोक चित्र का प्रचलन मेनली कहाँ है? बुंदेलखंड अंचल में होता है इसका, बुंदेलखंड में मूर्ति। और विवाह के अवसर पे पुतली का भी भित्ति चित्र बनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम जो फोक पेंटिंग आर्ट है, लोक चित्र कला है, उनको देखा जाए तो एक तो मूर्ति है, इसके अलावा मामूलिया है और सुरेती है, चौक है, ये भी बुंदेलखंड की है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला दतिया जिले में लगता है? इनमें से कौन सा मेला दतिया जिले में लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे लगता है और ये काफी फेमस मेला है। 15 दिनों तक चलता है, ये लगभग 15 दिनों तक लगता है।
ये है सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला दतिया जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे 15 दिनों तक लगता है। रतनगढ़ का मेला ये दिवाली के दूसरे दिन होता है इसका आयोजन। उन्नाव का मेला भी दतिया जिले में लगता है। रतनगढ़ का मेला भी दतिया जिले में लगता है और सनकुआ का मेला भी दतिया जिले में ही लगता है, लेकिन रतनगढ़ मेले का आयोजन दिवाली के दूसरे दिन होता है। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। त्रिकाल संध्या के लेखक कौन है? त्रिकाल संध्या इसके लेखक कौन है? त्रिकाल संध्या के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये इनका जन्म हुआ था नर्मदापुरम में। कहां पे? नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था और इनकी एक तो जैसे ये त्रिकाल संध्या है, इसके अलावा भी इनकी कई और महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं हैं, चाहे चकित है दुख, गांधी पंच सती, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के घने जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो खजुराहो में स्थित नहीं है? मुक्तागिरी मंदिर है। ये मुक्तागिरी मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और ये बैतूल जिले में है, ना कि खजुराहो में है। बाकी खजुराहो में तो कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, मंतेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, ये सभी खजुराहो में ही है। मुक्तागिरी मंदिर ये बैतूल जिले में है जो जैन धर्म से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं से अधिकतम वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है? मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है। दोनों शाखाएं कौन सी हो गई? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों से मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, ये पूछा हमसे। ये नर्मदा सोन घाटी और जो साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश है, इसमें नर्मदा घाटी की बात करें तो इसमें नर्मदा घाटी बालाघाट से लेकर बड़वानी तक का जो एरिया है वो आता है नर्मदा घाटी में। यहाँ गर्मी के टाइम पे काफी गर्मी और सर्दी में काफी ज्यादा सर्दी रहती है। कर्क रेखा के भी निकट है ये, इसलिए इस क्षेत्र की जो क्लाइमेट है मानसून क्लाइमेट हो जाता है। नर्मदा सोन घाटी में मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है और वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। निम्नलिखित में से न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत पूछा है, ये जरूर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें। प्रतिशत में पूछा है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जिला इसमें झाबुआ आएगा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए धार का कितना है? 68.9%। झाबुआ का देखा जाए तो ये 52.9% है। ये 2011 का जो सेंसस है उसके डेटा अभी तक हमारे पास नया आए नहीं है। श्योपुर है 69.3% और बड़वानी है 55.7%। तो इसके अकॉर्डिंग झाबुआ का सबसे कम है। और अगर इसमें हमें अलीराजपुर दे दिया जाता है ऑप्शन में तो फिर अलीराजपुर का है 42%। तो उस जब क्वेश्चन का आंसर अलीराजपुर आएगा, अभी अलीराजपुर नहीं है तो झाबुआ है 52%। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल होंगे? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल होंगे?
4,000 एकड़ जमीन पे इसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें। और मध्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो इसमें श्योपुर, मंदसौर, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ और फिर उधर गुजरात और फिर मुंबई, तो इसमें शामिल होंगे 6 जिले। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होके गुजरेगा, श्योपुर, मंदसौर, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ। आप इसको मैप में जरूर पढ़िएगा, है ना, मैप में पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट के, पूरे स्टेट की लिटरेसी रेट के बराबर है? उस जिले की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। अब मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.3%। कितनी है? 69.32% है मध्य प्रदेश की। और देवास है, देवास की भी साक्षरता दर 69.3 है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले का घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व के बराबर है, तो वो है भिंड। भिंड जिले का जो घनत्व है भारत के जनसंख्या घनत्व के बराबर है। और वो कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी 382। नए डेटा आएंगे जब ये सब काफी बढ़ चुके होंगे। प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक करने के लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है? मध्य प्रदेश में ये टारगेट रखा है 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का, जो सिंचाई कैपेसिटी है उसको। अभी प्रेजेंट में कितनी है? ये 50 लाख हेक्टेयर, 50 लाख हेक्टेयर है। ये 50 लाख हेक्टेयर है, ये डेटा है 2024 का, 2024 का डेटा है 50 लाख हेक्टेयर। अब इसको 65 लाख हेक्टेयर तक करने के लिए टारगेट रखा है इन्होंने 2025-26। इसका टारगेट रखा है 65 लाख हेक्टेयर का। और अगर हमसे 65 लाख हेक्टेयर नहीं पूछा जाता है और सीधा 1 करोड़ हेक्टेयर पूछ लिया जाता है, 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई का रकबा किया जाने का लक्ष्य, वो कौन सा साल है? तो ये 2028-29। प्रेजेंट में 50 लाख, 2025-26 तक 65 लाख और 28-29 2028-29 तक 1 करोड़, इसको 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का टारगेट रखा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का उद्देश्य की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में कई सारी योजनाएं चालू की गई है, जो लगभग 133 बड़ी छोटी इसमें योजनाएं शामिल हैं। सीहोर जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? सीहोर जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? फ्लावर रिसर्च स्टेशन है, ये सीहोर में है। इसके अलावा अरहर अनुसंधान केंद्र, ये भी सीहोर में है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ये सीहोर में नहीं है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये खारगोन में है। कहाँ पे है? खारगोन में है, खरगोन में। इसके अलावा सीहोर में एक और है इंपॉर्टेंट, अमलाहा सीहोर, कृषि का इंटरनेशनल अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में है, कृषि का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। इसमें पहला और दूसरा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 में नीति आयोग के अनुसार एसडीजी लक्ष्य 3 उत्तम खुशहाली तथा उत्तम स्वास्थ्य तथा खुशहाली में मध्य प्रदेश का स्कोर क्या है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात हो रही है और ये नीति आयोग ने जारी किया है। इसके अनुसार एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसमें लक्ष्य 3, और ये किससे संबंधित है? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर क्या है, ये पूछा है हमसे।
एसडीजी फर्स्ट है, ये किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन, और इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 67। एसडीजी जो सेकंड है ये है भूखमरी से मुक्ति, और इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 48। एसडीजी 3 है, इसमें मध्य प्रदेश का स्कोर है 56। एसडीजी जो 4 है क्वालिटी एजुकेशन, सर्वोत्तम शिक्षा को लेके, एसडीजी 4 उसमें मध्य प्रदेश का है 49। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी तो हम आपको करवाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा। हाल ही में इंदौर नगर निगम द्वारा एफएम की तर्ज पर अपना रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? किसने लॉन्च किया है? इंदौर नगर निगम ने लॉन्च किया है। जैसे आप सुनते होंगे एफएम रेडियोज, एफएम की तर्ज पे इन्होंने अपना खुद का एक रेडियो चैनल लॉन्च किया है इंदौर नगर निगम ने। उस चैनल का नाम पूछा गया है हमसे, तो ये इसका नाम है अटल रेडियो। क्या नाम है? अटल रेडियो। भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। कौन से हैं? 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं, और इनका संबंध मध्य प्रदेश। देखिए इन्होंने अपनी जो स्कूल शिक्षा ली है वो ली है रीवा से, स्कूली शिक्षा ली है रीवा से, और इनका जो जन्म है ये हुआ है महूर गांव में। महूर गांव है रामपुर बघेलान के पास में है। रामपुर बघेलान काफी बड़ा टाउन है और उसमें आता है महूर गांव। और रामपुर बघेलान किस जिले में आता है? वो सतना जिले में आता है। इन्होंने अपनी जो सैनिक स्कूल से एजुकेशन किया था रीवा से, लेकिन ये सतना जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म सतना जिले के रामपुर बघेलान में महूर गांव में हुआ था, और अभी ये भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया था 30 अप्रैल 2024 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश जो सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, 2005 में यह एस्टैब्लिश किया गया था। 22 अगस्त 2005 को, 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में अभी प्रेजेंट में जो सूचना आयुक्त हैं वो विजय यादव हैं। कौन है? विजय यादव हैं। ये CIC है अभी प्रेजेंट में। अगर आपसे पूछा जाए अभी प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश में, वो मनोज श्रीवास्तव जी हैं। ये अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आयुक्त हैं। चीफ सेक्रेटरी कौन है मध्य प्रदेश में? अभी प्रेजेंटली चीफ सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश में अनुराग जैन। ये CS है चीफ सेक्रेटरी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लोकायुक्त का पूछा जाए अगर आपसे, तो लोकायुक्त का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लोकायुक्त अभी रिसेंटली शायद 1 महीने पहले ही चेंज हुए हैं मध्य प्रदेश में। पहले अलग थे, अभी प्रेजेंट में जो लोकायुक्त है वो जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह है। जस्टिस SK सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त बनाया है। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का अभी प्रेजेंट में लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का जैसा आपको बताया इसमें डिस्काउंट रखा हुआ है। 15 मार्च तक आप ज्वाइन करते हैं तो 30% का रेगुलर प्राइस में डिस्काउंट है। वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे भी मैसेज करके ज्वाइन कर, लिंक शेयर कर देंगे आपको, या वैसे तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको लिंक टेस्ट सीरीज का। जेली बीन, किटकैट व ओरियो किसे संदर्भित करते हैं? अल्फा, कपकैफ, डोनट, ऑक्सीजन, ओरियो, किटकैट, ये सभी क्या है? दीज आर
एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड के टाइप्स हैं और ये चर्चा में है। पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो, इसको किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? ये पूछा है कि जो पहला इंडियन इंडस्ट्रियल रोबोट है, कौन सा है? इंडस्ट्रियल रोबोट है ब्रावो। इट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? सो ब्रावो को लॉन्च किया है TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने, इसने लॉन्च किया है और ये MSME के फील्ड में काम करता है। MSME के फील्ड में काम करता है ये ब्रावो। एक टेक्स्ट फाइल जिसकी सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, उसको क्या कहा जाता है? कुकीज। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने वहां जो, या फिर गूगल पे जाते हैं, आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री में सेव रहता है, कुकीज वगैरह में सेव रहता है, वो सेव हो जाता है। तो आप कई बार देखते हैं कि आपको पता चलता है कि यार ये जो चीजें मैंने सर्च की है उससे रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट मुझे क्यों देखने को मिल रहा है। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, आप वही देखते हैं जो आप सर्च करते हैं। गूगल हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी है सब आपको वही दिखाते हैं जो आप पहले कभी सर्च कर चुके हैं उस आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जरूर ध्यान रखिए, चीजें वही सर्च करें जो आपके लिए जरूरी हो। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। वैसे कुछ सभी वेबसाइट की बात करें तो वो कुकीज स्टोर नहीं करती है, और जो कुकीज स्टोर करती है वहां आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि ये वेबसाइट कुकीज स्टोर कर रही है। निम्न में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन है, ये पिछली बार के एग्जाम का क्वेश्चन लिया है हमने। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है 2024 में 3 फेज में एग्जाम हुआ था, 9 जून को, 4 अगस्त और 17 नवंबर को, उसकी भी हमने तैयारी करवाई है। सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसका भी कोर्स करवाया था हमने। ये पिछले साल का क्वेश्चन है। इसमें ये देखने को मिला है MPPSC में कई बार कि टॉपिक को घुमा के क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये पिछले साल के क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं है एक साथ करवाएंगे आपके किसी टेस्ट में, एक टेस्ट में इस तरीके से करवाते, आपको जरूर करवाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। अब हमसे पूछा जा सकता है भोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोजपुर किस जिले में है? ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश में भोजपुर रायसेन जिले में है, और यहां से वराह की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और वराह आप जानते हैं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और भोजपुर में वराह मंदिर इस प्रतिमा के लिए जाना जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। रेगुलर जी जान लगा के तैयारी करते रहिए, बार बार मौके नहीं मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज कभी कभी मिलती है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था और अब जल्दी ही वैकेंसी आ गई है, तो आप तैयारी करते रहिए। और कोई इशू हो एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।